अजीज दोस्तों, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि बीबीसी के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, जो डॉक्यूमेंट्री इन्होंने मोदी जी के खिलाफ बनाई है, उसको मैंने ना देखा है, ना मैं उसको पब्लिसाइज करना चाह रहा हूँ। लेकिन अब चूँकि चल गई है और चली भी ऐसी है कि इंडिया में तो ख़ास तौर पे अरफात, सबा, तो राना और इस तरह के मेले चमेले, फिर कांग्रेसी उछल उछल के आ गए हैं, क्योंकि कांग्रेसियों को तो अंग्रेज नाजायज बाप रहा है ना, अंग्रेज नहीं बनाई है ना कांग्रेस भाई, तो वो उछल उछल के आ रहे हैं, जबकि टोटली फेक है। इनको थोड़ी बहुत शर्म होती ना तो ये अपने कॉलोनियल पीरियड के बारे में कोई रिपोर्ट बनाते, कोई चीज़ करते, या सिर्फ एक प्रोग्राम टोनी ब्लेयर पे कर लें, जो आज इज्जतदार बना हुआ है, मिलियन पाउंड ले रहा है साला लेक्चर देने के। अभी डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तकरीर करने गया था। वार क्रिमिनल है भाई, वार क्रिमिनल है। इसने इराक वार के बारे में कहा था ना कि भाई इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए हम जा रहे हैं। ख़त्म हो गई जंग तो इससे पूछा गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहता नहीं वो गलत रिपोर्ट थी। तुम्हारी गलत रिपोर्ट के चक्कर में मिलियंस ऑफ इराकी बर्बाद हुए, लाखों इराकी मारे गए। किसी ने इसको पूछा? सिर्फ इसलिए कि चमड़ी सफ़ेद है तो साला सही है, अंग्रेज है इसलिए सही है। उस पर कोई इनकी बीबीसी के पेट में दर्द नहीं होता। देखें, बात दरअसल ये है कि बीबीसी की रिपोर्ट है ना, ये एक कंस्पायरेसी है, और मोदी जी के खिलाफ तो कंस्पायरेसी शुरू से हो रही है। फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका, कांग्रेस एंड मूसी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग पीएफआई, और इस तरह की मूसी ऑर्गेनाइजेशन, सोरोस वगैरह, ये शुरू से मोदी जी के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। और मोदी जी के खिलाफ ये कैंपेन इसलिए चला रहे हैं कि मोदी जी है ना, वो भारत के ट्रू पोटेंशियल को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए अब मुझे किसी ने पूछा कि आरिफ भाई, ये बीबीसी की रिपोर्ट के पीछे आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान है, किसी ने पूछा चाइना है। देखिए, मैं, आपको पता ही है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में मैं पिछले 29 साल से एक्टिव हूँ, और मैंने बड़ी बारीकी से मुख्तलिफ चीज़ों को देखता हूँ। और इस रिपोर्ट के बारे में मेरी राय ये है कि ये एक इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम में सबसे पावरफुल ग्रुप है ना, वो वाइट सुपरमेसिस्ट का है। वाइट सुपरमेसी एग्जिस्ट करती है, ये हमें अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर में इवन अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि एग्जिस्ट करती है। अभी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये बताया गया कि 27% ब्रिटिश आज भी इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हमने दुनिया को कोलोनाइज किया था। कोलोनाइजेशन के क्या नुकसान हुए थे उन मुल्कों के, और ख़ास तौर पे मैं तो इंडिया पे आऊँगा, आपको डिटेल में बताऊँगा। तो हर इंडियन को हैरानगी होगी कि हमें तो पता ही नहीं था। हम जनरली तो कहते हैं कि जी अंग्रेज़ ने हम पे बहुत अत्याचार किए। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। 10 से 16 करोड़ के दरमियान लोग मारेंगे। आता हूं मैं। बीबीसी एक फेक न्यूज़ पेडलर है जो सरकारी हमारे पैसे पे चलता है। हम यहाँ ब्रिटेन वाहिद मुल्क है जहाँ पे टीवी लाइसेंस होता है, वरना यूरोप में हमने तो, मैं स्पेन में रहा हूँ, जर्मनी में रहा हूँ, फ्रांस में रहा हूँ, बेल्जियम में रहा हूँ, हॉलैंड में रहा हूँ, हमने तो, और स्विट्जरलैंड आता जाता हूँ, कभी नहीं सुना कि इनमें टीवी लाइसेंस हो। यहाँ पे टीवी लाइसेंस है वो भी $180 पर ईयर, और उसमें से एक बड़ा हिस्सा बीबीसी को जाता है। हम कहते हैं भाई हम नहीं देखते तुम लोगों के अंग्रेज चैनल, हमने तो अपना इंडियन और पाकिस्तानी चैनल लगाए हुए हैं। कहते हैं आपके पास आता तो है ना, आप नहीं देखते तो क्या हुआ? तो ये है मसला। अब एक आदमी था, होटल में कमरा लिया, 2 दिन बाद जब जाने लगा तो उन्होंने लंबा चौड़ा बिल रख दिया। उसने कहा ये क्या है? बोला ये जिम का चार्ज। बोला मैं तो जिम में गया ही नहीं। बोला आप नहीं गए तो क्या हुआ? जिम तो है ना, अब आपके ऊपर था, आप यूज़ करते नहीं किया तो हम तो चार्ज लेते हैं। आगे देखा तो स्विमिंग पूल। बोला मैं तो स्विमिंग पूल में गया ही नहीं। बोला आप नहीं गए तो क्या हुआ? हमने तो रखा है ना।
तो उसने कहा ठीक है, तो फिर इसमें से ये सारा बिल है ना, इसमें से आप 80% काट दें। उस होटल वाले ने कहा क्यों भाई? इसने कहा कि आपने मेरी बीवी के साथ रोज़ सेक्स करते रहे। उसने कहा हमने तो नहीं किया। तो बोला आपने नहीं किया तो क्या हुआ, मेरी बीवी तो थी ना, आपने क्यों नहीं किया? मैं इसके पैसे लेता हूँ भाई। तो यही बीबीसी का है। आप देखते हैं कि नहीं देखते, आप पैसे दो। हमारे पैसे पे बीबीसी ये ड्रामे करता है और बाकी सोरोस और पाकिस्तान और चाइना से अलग पैसे लेके उनकी मर्जी के प्रोग्राम बनाता है। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। मैं इकोसिस्टम पे एक वीडियो बनाई है, मैं 1-2 दिन में रिलीज करूंगा। वो पूरा इकोसिस्टम है, यूनाइटेड है। खैर, उस इकोसिस्टम का सबसे बड़ा शिकार आपको मैं बताऊं कौन है? इंडिया और इजराइल। ये 2 जेन्युइन डेमोक्रेसीज हैं इस दुनिया में, बाकी सब फेक डेमोक्रेसीज हैं। सब फेक डेमोक्रेसीज हैं, अमेरिका की, इंग्लैंड की, सब फेक डेमोक्रेसीज हैं। एनीवे, बीबीसी ने 2016 में कहा था कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ का प्रोग्राम है ना, वो पार्ट 2 वो टोटल फेक था, हमने ऐसे ही लगा दिया था। 2018 में बीबीसी ने वापस एक्सेप्ट किया कि ह्यूमन प्लैनेट सीरीज का ट्री हाउस सीन था ना, वो फेक था। इस तरह की चीज़ें बीबीसी करता रहा है। अजीज़ दोस्तों, मैं यह है कि पाकिस्तानी ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उसने तकरीर की थी पार्लियामेंट में कि ऋषि सुनक बताओ कि ये सब क्या है, मोदी तो वार क्रिमिनल है, फलान ढुमकान। ऋषि सुनक ने कहा चल बे। एनीवे, मैं आपके पास आता हूँ जो कॉलोनियल पीरियड के वार क्राइम्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिपोर्ट छपी है और ये रिपोर्ट दिसंबर 2022 पिछले महीने ये रिपोर्ट छपी है। ग्रेजुएट स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, डायलन सुलिवान और जैसन हिकल, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट इशू की है 2 दिसंबर 2022 और उसमें ये बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 मिलियन ज्यूस को जर्मन ने मारा था, जिसको हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। और हॉलोकॉस्ट के ऊपर पूरी दुनिया में एक हंगामा है और जर्मनी ने उसके कई डैमेजेस पे किए हैं, पैसे पे किए हैं। और उस हॉलोकॉस्ट के नतीजे में ही सारा दुनिया में एक वो मनाया जाता है। ठीक है, एग्रीड। मसला ये है कि ये रिपोर्ट कहती है कि 1880 से लेके 1920 तक सिर्फ 40 सालों में 100 मिलियन इंडियन मारे गए ब्रिटिश रूल में। अब आप कहोगे कि यार बहुत ज़्यादा नहीं है। ये रिपोर्ट अल जज़ीरा के टीवी चैनल पे भी पड़ी है और उनकी वेबसाइट पे भी है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में उस रिपोर्ट के लिंक को शेयर करूँगा। अजीज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि ये कहते हैं कि हमारे रिसर्च से पता चला कि यूनाइटेड किंगडम की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ जो थी इंडिया में, इससे कम से कम 100 मिलियन लोग मरे हैं सिर्फ 40 साल में, 1880 से 1920 के दरमियान। इन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश एम्पायर के हवाले से सारी चीज़ें चेक की, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ी, तो उसमें ज़्यादातर किताबें तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि इंडिया को हमने तरक्की दी, इंग्लैंड वालों ने, इंग्लैंड के प्रोफेसर्स वगैरह ने जो लिखी हैं। और अभी 2 साल पहले YouGov पोल हुआ था जिसमें 32% ब्रिटिश लोगों ने कहा था कि वी आर प्राउड ऑफ आवर कॉलोनियल हिस्ट्री। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज भी इनका पढ़ा लिखा जो दुनिया में ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी के भाषण देता है ना, वो प्राउडली कहता है कि हम उस पर फ़ख्र करते हैं। हम अपनी उस कॉलोनियल पावर पे फ़ख्र करते हैं जिसमें लिखा होता था कि डॉग एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। इस पे ये फ़ख्र करते हैं आज भी। और मेरे तो कई दोस्त जर्नलिस्ट हैं जिनके मैं इंटरव्यू लगाता रहता हूँ, वो भी करते हैं। कॉलोनाइजेशन की जो भयानक पिक्चर है, ये रिपोर्ट मैं पूरी पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। उसके मुताबिक रॉबर्ट सी एलन कहते हैं कि 1810 में
इंडिया में पॉवर्टी का जो एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो रेट था ना, वो 23% था। और ये अगले 30 से 40 साल में 50% पे चला गया कि 50% इंडियंस एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ गए। सैलरीज बढ़ने के बजाय कम हो गई। और 19वीं सेंचुरी में बार बार कहत आने लगे, फैमिन, भूख होती है ना, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, कहत कहते हैं उर्दू में, कि खाने पीने का नहीं है, पानी नहीं है, ये है वो है। और उससे करोड़ों लोग मारे जाते रहे। वो एग्री करते हैं ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कि 1880 से 1920 जब ब्रिटिश इंपीरियल पावर पीक पे थी, इंडिया के लिए वो भयानक साल थे। 1880 में जो इंडिया का पॉपुलेशन सेंसस हुआ, उसमें बताया गया था कि हर 1000 आदमी पे 37 इंडियन मर जाते हैं, जो 1910 में 44 हो गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 1880 में 26 साल थी एक एवरेज इंडियन की, वो 21 साल हो गई 1920 में। जर्नल वर्ल्ड डेवलपमेंट एक मैगजीन है, उन्होंने एक एस्टीमेट किया है कि ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसीज़ की वजह से इन 40 सालों में एक क़यामत खेज ब्रूटल मर्डर हुए इंडियनों के। जर्नल वर्ल्ड डेवलपमेंट जो है मैगज़ीन, उसमें अभी इन्होंने बताया कि ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसीज़ की वजह से ये 4 डेकेड्स जो थे ना, 40 साल, ये भयानक थे। रोबस्ट डेटा जो है ना मॉर्टलिटी का इंडिया में, वो 1880 से है अवेलेबल। और इसके मुताबिक ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पीरियड के दौरान वो जो एस्टीमेट बता रहा है वो 50 मिलियन बता रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि ये 50 मिलियन कुछ भी नहीं है, ये झूठी फिगर दी है उन्होंने। हालांकि 50 मिलियन भी अगर ब्रिटिश रिसर्च बताती है तो कम है क्या, 5 करोड़। 60 लाख यहूदी मरे थे तो पूरी दुनिया आज तक रो रही है। 5 करोड़ मरे थे, वो ब्रिटिश रिपोर्ट कह रही है। जबकि ये कह रहे हैं इस रिपोर्ट में कि एस्टीमेट बिल्कुल नहीं आया अभी। कोई दुनिया की ताकत अब बता नहीं सकती कि कितने इंडियन मरे थे, लेकिन इंडिया में मरने के अलावा कॉलोनियल पीरियड में लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ख़राब हो गया था। ये जो स्कॉलर्स कहते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से पहले इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड यूरोप से हाई था और इंग्लैंड के लिविंग स्टैंडर्ड के तकरीबन बराबर था, लेकिन ये 16वीं और 17वीं सेंचुरी में। लेकिन फिर जो ब्रिटिश पीरियड आया, इसके बाद इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे चला गया। 100 मिलियन लोगों के मरने का जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में एक अंदाज़ा है, वो भी कम है। और ये सारी ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से हुई थी। और खाली फैमिन में जो कहत आता था, भूकंप कहते हैं, क्या कहते हैं, जिससे खाने का नहीं होता, उन कहत में खाली इंडिया में इतने लोग मरे कि सोवियत यूनियन का कहत, माओइस्ट चाइना का कहत, नॉर्थ कोरिया का कहत, पोल पोर्ट्स कंबोडिया का कहत और एथियोपिया का कहत, ये सब मिला के इतने लोग नहीं मरे जितने अकेले इंडिया में ब्रिटिश पीरियड में फैमिन से लोग मरे। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मैकेनिज्म ब्रिटिश ने किया था जिसने इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म कर दिया था। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर था और हाई क्वालिटी टेक्सटाइल पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया का चलता था। जबकि इंग्लैंड में भी कपड़ा बनता था, लेकिन उसकी क्वालिटी फारिग थी और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, तो उसका कोई ख़रीदार नहीं होता था। तो इंग्लैंड ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कंट्रोल हासिल किया बंगाल का 1757 में और इसके बाद बाकी इंडिया में, तो
उन्होंने ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई इंडिया में कि इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। मधुश्री मुखर्जी कहते हैं, ये हिस्टोरियन हैं, कि कॉलोनियल पीरियड में इंडिया के कपड़े की कीमत को बढ़ा दिया। इंडस्ट्रियल और कपड़ा प्रोड्यूस करने वाले लोगों पे भारी भारी टैक्स लगा दिए और ऐसा एक सिस्टम टैक्स का और इंटरनल ड्यूटीज़ का लगाया कि इंडिया का कपड़ा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और वो ब्रिटिश सरकार खुद खरीद लेती थी। इंडिया के टेक्सटाइल मिलों के सारे कपड़े ब्रिटिश सरकार खरीद लेती थी और फिर सस्ते में, क्योंकि टैक्स ड्यूटीज़ ये वो लगा के बिल्कुल सस्ते में खरीद के उसको इंग्लैंड लाया जाता था। इंग्लैंड में भी वो इस्तेमाल होता था और उसको री एक्सपोर्ट करके बेचा जाता था, जिससे इंडिया की इंडस्ट्री तबाह हो गई। चेयरमैन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1840 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा कि दिस कंपनी हैज सक्सीडेड इन कन्वर्टिंग इंडिया फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इनटू ए कंट्री एक्सपोर्टिंग रॉ प्रोड्यूस, कि वो कॉटन को कच्चा लेके जाते थे ताकि उधर इंडस्ट्रियां बंद हो जाती, उनकी इंडस्ट्रियां बंद करती भारत की, तो वहाँ पे अगर बन जाता वो कपड़ा जैसे टेक्सटाइल में तो ज़्यादा प्राइस मिलती, लेकिन उसने, और इसके बाद वो बोलता है कि इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स गेन्ड ए ट्रेमेंडस एडवांटेज while India was reduced to poverty and its people were made vulnerable to hunger and disease। बीमारियों में और भूख में आम आदमी को धकेल दिया इंग्लैंड की पॉलिसियों ने। और इसके अलावा एक लीगल प्लंडर किया था ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ, ब्रिटेन ने इंडिया की आम जनता के ऊपर इतने टैक्स लगा दिए और इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ख़ास तौर पे इंडिगो, ग्रेन, फूड ग्रेन्स, कॉटन और ओपियम को लोकल पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको ख़रीद लेती थी सारा, तो लोकल पब्लिक के लिए बचता ही नहीं था। और फिर ये इंग्लैंड भेजे जाते थे, इंग्लैंड में यूज़ होते थे, या फिर ये इनकी वो कॉलोनीज़ जिसमें इनको पता था कि आगे गोरे रूल करेंगे, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट किया जाता था। वाइट सुपरमेसी। आप इंग्लैंड की वो कॉलोनीज़ देखें जिसमें गोरे आज बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, डेवलप वर्ल्ड है, दुनिया के बड़े बड़े अमीर मुल्क हैं, क्योंकि ये वाइट सुपरमेसी है। लेकिन बाकी जो इंग्लैंड ने जो पूरी दुनिया पे कब्जा किया था, अफ्रीका में, इंडिया में, दूसरे पूरे दुनिया में जो इन्होंने कब्जे किए थे, अरब वर्ल्ड में, सब तबाह, सब बर्बाद। जहाँ जहाँ से निकले वहाँ पे तबाही की दास्तानें छोड़ के। अजीज दोस्तों, लंबी रिपोर्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग आपको लगेगी। इंडिया की मार्केट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर निकाले और इनकी जो मर्सीलेस पॉलिसीज थी ना, वो मजबूर करती थी इंडिया के लोगों को कि वो सिर्फ इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करें सस्ते सस्ते दामों में। हिस्टोरियंस कहते हैं कि टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन सिर्फ भूख से मरते थे। और इन सारी पॉलिसियों के नतीजे में इनको पता था कि इस मुल्क ने तबाह बर्बाद हो जाना है, और इस सारे के बावजूद इन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं की। हिस्टोरियन माइक डेविस कहता है कि ब्रिटेन की इंपीरियल पॉलिसीज वर ऑफ्टन द एग्जैक्ट मॉरल एक्विवेलेंट ऑफ बॉम्ब्स ड्रॉप फ्रॉम 18,000 के 18,000 फीट की ऊपर से अगर किसी पे बॉम्ब फेंके जाएं, ये ब्रिटेन की पॉलिसीज का असर होता था। अब ये रिपोर्ट वाले कहते हैं, डायलन सुलिवान और जैसन हिकल, के एक हिस्ट्री रही है, रिसेंट हिस्ट्री,
कि जिन लोगों ने कहीं ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस किए हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं, तो उन्होंने उसका हर्जाना दिया है, उसका रिटर्न दिया है। तो इसने कहा कि जैसे जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन जिन मुल्कों पर हमला किया था उनको करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर रिटर्न किए रिपेरेशंस के तौर पे, और कंपनसेट करने के लिए विक्टिम्स को होलोकॉस्ट और उनमें, और इन्होंने रिपेरेशंस के लिए नामीबिया को भी कॉलोनियल पीरियड में जुल्म करने के ऊपर क्राइम्स परपिट्रेटेड देयर अर्ली 900s में, उसके लिए रिपेरेशंस के लिए इन्होंने पेमेंट की। इसी तरह साउथ अफ्रीका ने उन मुल्कों में जहाँ पे गोरों ने कालों पे जुल्म किया था उनको रिपेरेशंस भरी हैं। तो फिर हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज एंड द क्राइम्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कैन नॉट बी इरेज्ड, बट रिपेरेशंस कैन हेल्प एड्रेस द लेगेसी ऑफ डेप्रिवेशन एंड इनिक्विटी दैट कॉलोनियलिज्म प्रोड्यूस्ड। तो ये रिपोर्ट रेकमेंड कर रही है कि इंडिया को भी रेपेरेशन और कंपनसेशन के ऊपर चीज़ें मिलनी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये भूखे नंगे लोग इस काबिल नहीं है कि ये अपने पाँव पे खड़े हो सकें, और ये हमेशा बर्बाद ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने बर्बादी इस हद तक फैलाई थी। लेकिन आज भारत में एक आदमी ने आके वो सारे चैलेंज इनके पूरे किए हैं। वैक्सीन का इनको हज़म नहीं हो रही कामयाबी, इनकी वाइट सुपरमेसी इनको इजाज़त नहीं दे रही कि वो जो हमारे ग़ुलाम थे वो आज ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं हमारे साथ। ये पाकिस्तान की तरह भिखारी क्यों नहीं बने? ये हमारे बराबर आ गए, ये हम इकोनॉमी में हमको पीछे छोड़ गए, और जिस तेज़ी से जा रहे हैं तो ये तो 50 साल में तो दुनिया में टॉप पे चले जाएंगे। ये इनसे हज़म नहीं हो रहा, और इनको पता है कि इस लाइन पे आज से 5-6 साल पहले तक भारत ऐसा नहीं था ना, कि 5-6 साल में तो भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये इनसे हज़म नहीं हो रहा। तो बीबीसी की रिपोर्ट इज़ नॉट दी ओनली रिपोर्ट, अभी आगे बहुत कुछ होना है। इंटरनेशनल लॉबिंग पूरी चार्ज है अगेंस्ट मोदी जी, अगेंस्ट भारत, लेकिन हमें फ़ख्र है कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो इन सब चीज़ों को समझता है, और वो एक ही चीज़ पे अमल करता है कि कुत्ते भौंकते रहें, काफ़िले चलते रहें। हमने कुत्तों को देखना नहीं है, हमने आगे अपनी मंजिल को देखना है। ही इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब and we all are with him. Proud of you, Prime Minister Narendra Modi ji. Love you. Thank you very much, Aziz doston, for all your support. Keep supporting. Jai Hind.